अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर अगर देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इंजाइम, तो इसकी डेफिनेशंस के अंदर आ जाता है कि इंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, कि इंजाइम जो है वो बायोकैटालिस्ट होते हैं यूज़ टू स्पीड अप एक बायोकेमिकल रिएक्शन, और एक बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है कि ऐसा रिएक्शन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंदर हो रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है, उस रिएक्शन को जब हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इंजाइम जो है वो बायोकैटालिस्ट हैं जिन्होंने उस केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना होता है। तो फिर इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स, के जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, मतलब प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम, लेकिन सारी की सारी प्रोटीन्स जो है वो इंजाइम नहीं होती। फिर है कि ऑल इंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, के जितने भी इंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि 3 डायमेंशनल जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। तो इनके अंदर हम लोग कहते हैं कि इंजाइम सिंपल है क्या कि ये बायोकैटालिस्ट हैं जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और इंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो कि 3 डायमेंशनल प्रोटीन्स होती हैं। फिर उसके बाद है मेकिंग ऑफ एन इंजाइम, कि एक इंजाइम कैसे बनता है। सबसे पहले डीएनए जो है वो एक कोड देता है, मतलब कोड बनाता है, मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो जनरेट करता है। उस कोड को मैसेंजर आरएनए को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मैसेंजर आरएनए उसको जो है वो आगे राइबोसोम की तरफ भेज देता है, और राइबोसोम ने आगे जो है वो फिर उसी तरह के जो है स्पेसिफिक इंजाइम्स को बनाना होता है। इस तरीके से जो है वो इंजाइम बनते हैं। फिर अगर इंजाइम्स की इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, तो इसके अंदर है कि इंजाइम की इंपॉर्टेंस में कि स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन, के एक ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, उसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। एवरी इंजाइम इज़ स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन, और हर एक रिएक्शन के लिए ख़ास जो है वो किस्म का इंजाइम होता है, मतलब स्पेसिफिक जो है वो इंजाइम होता है जिसने उस रिएक्शन को कैटलाइज करवाना होता है। जैसे कि एग्जांपल है कि सुक्रेज इंजाइम है जो कि ओनली एक्ट करता है किसके ऊपर, सुक्रोज़ के ऊपर जो है वो एक्ट करता है। फिर है कि इसके अंदर कि लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, के ज़िंदगी जो है वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है विदाउट इंजाइम, अगर इंजाइम मौजूद ना हो। क्यों इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है? बिकॉज रिएक्शन विल अकर एट मच स्लो स्पीड विदाउट रिएक्शन, कि अगर इंजाइम नहीं है तो रिएक्शन इतनी स्लो स्पीड्स के साथ होंगे कि एक ऑर्गेनिज़म को एनर्जी जो है वो इन टाइम नहीं मिलेगी, जिससे उसकी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगी और उस ऑर्गेनिज़म की डेथ हो जाएगी। जैसे लेट्स सपोज कि हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जो है वो इंजाइम्स क्रिएट होते हैं जिन्होंने डाइजेशन करनी होती है। तो अगर वो इंजाइम्स क्रिएट नहीं होते तो बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है, अगर हम लोग आज खाना खाते हैं तो हो सकता है वो 2-3 दिन बाद या महीने बाद जाके जो उसकी जो वो कंप्लीट डाइजेशन हो, तो उस वक्त तक जब बॉडी है उसको एनर्जी की जो सप्लाई है वो फिर नहीं मिलेगी, तो जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि यहाँ कह लें कि लाइफ जो है वो फिर इम्पॉसिबल हो जाती है, वो रुक जाती है या उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि लाइफ इम्पॉसिबल है इंजाइम के बगैर, क्योंकि इनके बगैर रिएक्शन जो है बहुत स्लो स्पीड के ऊपर होता है। फिर है पार्ट्स ऑफ इंजाइम, के इंजाइम के पार्ट्स हिस्से कौन से हैं। एक प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो अब इनको डिस्कस करते हैं। या इंजाइम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर हम लोग कहते हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, मतलब जो कि प्रोटीन का नहीं बना हुआ हिस्सा, इज़ कॉल्ड कोफैक्टर, उसको हम लोग कोफैक्टर कहते हैं, जो कि एक्ट करता है एज ए ब्रिज, मतलब कि ब्रिज के तौर पर उसके अंदर एक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर। ये जो है वो एक तो ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है, दूसरा ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। अब ये कोफैक्टर जो है ये भी 2 तरह का हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है और ऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है। तो इसके अंदर अगर आगे देखते हैं हम लोग, कि जो हम लोगों ने कहा कि कोफैक्टर 2 तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर का भी। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। तो हम लोग कहते हैं द कोफैक्टर विच इज़ इनऑर्गेनिक, ऐसा कोफैक्टर जो कि इनऑर्गेनिक होता है एंड फिर्मली अटैच, और फिर्मली अटैच होता है मतलब कि क्लोजली, या आप लोग कह लें कि टाइटली अटैच होता है, या कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, जो कि एक मेटल आइन होगी। उस ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप का। कि मतलब अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक हो और फिर्मली अटैच हो, मजबूती से जुड़ा हुआ हो, कोवलेंटली बॉन्डेड हो, जो कि एक मेटल आइन होगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे कि आयरन है, FeCu, कॉपर है, जिंक है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, और ये इनऑर्गेनिक नेचर के हैं। फिर है कि कोएंजाइम क्या होता है,
कि कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक मालिक्यूल, कि ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल होता है जो कि लूजली बॉन्ड होता है, मतलब कि लूजली अटैच होता है उसके साथ टू प्रोटीन पार्ट, के एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ जो लूजली अटैच होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोएंजाइम, इज़ कॉल्ड कोएंजाइम। और ये एक एंजाइम को हमेशा ही जो है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर होता है, और ये हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल के अंदर है विटामिन्स हैं, FADH2 है या NADH2 है। तो अब अगर विटामिन्स को देखें तो विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और इनको हम लोग बार बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम, के एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में फ़र्क बताएं। तो इनमें फ़र्क क्या होता है कि एपो एंजाइम को अगर देखते हैं तो इट इज़ इनएक्टिव एंजाइम, कि ये इनएक्टिव एंजाइम होता है विद को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव, कि ये एक इनएक्टिव एंजाइम है जो काम नहीं कर रहा, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, जिसका को एंजाइम या जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसको रिमूव किया होता है, अलहदा किया होता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एपो एंजाइम का। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इनकम्प्लीट एंजाइम है, नामुकम्मल एंजाइम है, जिसकी एग्जांपल है पेप्सिनोजन, कि जो कि ह्यूमंस के अंदर उनके स्टमक के अंदर स्क्रीट होता है ये वाला एंजाइम, जिसने क्या करनी होती है, डाइजेशन। और ये पेप्सिनोजन जो है वो किस फॉर्म में रिलीज़ होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, कि ये अगर पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज़ होता है तो ये वर्क नहीं करता, डाइजेशन नहीं करता। फिर दूसरी तरफ अगर देखते हैं होलो एंजाइम को, तो हम लोग कहते हैं इट इज़ एक्टिव एंजाइम, कि ये एक्टिव एंजाइम होता है कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, कि जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, एंड कोफैक्टर अटैच, और कोफैक्टर भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, होलो एंजाइम का। तो ये एक कंप्लीट एंजाइम होता है, मुकम्मल एंजाइम होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है कि पेप्सिन है, तो पेप्सिन जो है वो किस फॉर्म में रिलीज़ होता है, एक्टिव फॉर्म में, कि इस फॉर्म में जो है वो ये डाइजेशन करता है। बस बेसिकली ये प्रोसेस होता क्या है कि स्टमक के अंदर सबसे पहले जो है वो पेप्सिनोजन को स्क्रीट किया जाता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब ये स्क्रीट होता है तो इसके साथ HCl बाइंड करता है, HCl बाइंड होने के बाद ये जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन में कन्वर्ट होकर ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, और फिर जाके ये जो है वो स्टमक के अंदर जो है वो डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है, खुराक को हज़म करना शुरू कर देता है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस था एपो एंजाइम और होलो एंजाइम के अंदर। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं और टर्मिनोलॉजीज़ हैं एंजाइम से ही रिलेटेड, कि सबसे पहले अगर देखते हैं सबस्ट्रेट क्या होता है। तो सबस्ट्रेट हम लोग कहते हैं कि द रिएक्टेंट्स और सब्सटेंस के कोई भी रिएक्टेंट या सब्सटेंस हो सकता है विच अटैच ऑन दी एक्टिव साइड, जिससे एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर आके अटैच होना होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। तो अब अगर देखते हैं कि ये एक्टिव साइड क्या होती है, तो एक्टिव साइड हम लोग कहते हैं कि दी चार्ज बेरिंग साइड, के एंजाइम के अंदर जो उसकी चार्ज बेरिंग साइड है कंपोज फ्यू अमाइनो एसिड, जिसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड पाए जाते हैं विच परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी, जिसने कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, मतलब कि उनके अंदर रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है। उस साइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्टिव साइड। जैसे लेट्स सपोज कि मैं ये कह देता हूँ कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये इसकी वो वाली चार्ज बेरिंग साइड है, तो इसकी ये चार्ज बेरिंग साइड है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक्टिव साइट का। तो अब इस एक्टिव साइट के ऊपर आकर जिस सब्सटेंस ने अटैच होना है, लेट्स सपोज कि मैं कह देता हूँ कि ये सब्सटेंस है, इसने आके इसके साथ बाइंड होना है इसकी ये वाली जगह पर, तो इसको हम लोग फिर क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट का। तो एक्टिव साइट हम लोग कहते हैं कि वो वाली जगह है जो कि चार्ज बेरिंग साइड होती है, जहाँ पर आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है और एंजाइम ने रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करना होता है। फिर है कि इसकी एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो 2 रीजन्स होते हैं, हिस्से होते हैं। पहला रीजन है, यहाँ पहली साइट है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग मतलब जुड़ने से है। तो बाइंडिंग साइट क्या है, इट रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, के अगर 2-3 तरह के सबस्ट्रेट पड़े हैं, मतलब ये एंजाइम है हमारे पास और ये जो है वो सबस्ट्रेट है, उसके अलावा जो है वो लेट्स सपोज कि मैं कह देता हूँ कि एक और ये वाला जो है वो सबस्ट्रेट है, यहाँ जो है वो हमारे पास एक ये वाला सबस्ट्रेट है। तो इस तरीके से जो बाइंडिंग साइट है ये क्या काम करती है, इट रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, वो देखेगी कि इनमें से स्पेसिफिक कौन सा ख़ास कौन सा जिसने एंजाइम के साथ जुड़ना है, रिकॉग्नाइज करेगी, उसका पता चलाएगी, एंड बाइंड्स इट विद इट, और उसके साथ जो है उसको बाइंड कर देगी टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देगी। जैसे कि लेट्स सपोज कि ये एंजाइम था, उसने उस सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज किया है और उसके साथ मिलने से ES कम्प्लेक्स बन गया, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया। तो इनमें से जो बाइंडिंग साइड है वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये वाला सबस्ट्रेट इसके लिए स्पेसिफिक है, और इसको उसके साथ अटैच कर देगी इस तरीके से यहाँ पर, और अटैच करने के बाद इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या बन जाएगा, एक ES के एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी साइड होती है कैटालिटिक साइड। तो कैटालिटिक साइड क्या है, कैटालिटिक साइड चेंज दी सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, कि ये सबस्ट्रेट को रिएक्शन करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती है, मतलब कैटालिसिस परफॉर्म करती है, रिएक्शन परफॉर्म करती है। तो ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है।
तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनने के बाद कैटालिटिक साइड जो है कैटालिसिस परफॉर्म करती है, रिएक्शन करती है और एंजाइम प्लस जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। ई से एंजाइम और पी से प्रोडक्ट बन जाता है। फिर एक इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंजाइम्स आर नेम्ड बाय प्लेसिंग दी सुफिक्स एज, कि एंजाइम के हमेशा एंड पर अगर देखें तो वर्ड आता है ASE, उसके एंड पर ये वाला जो है वो नेम प्लेस किया जाता है अगर एक एंजाइम को शो करना, जैसे कि सुक्रेज है या डायटेज है, तो ये एंजाइम के एंड पर हमेशा ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है कि ASE एज का वर्ड जो है वो आता है। फिर अक्रेंस ऑफ एंजाइम्स को अगर देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मैनी एंजाइम डिजॉल्व इन साइटोप्लाज्म, को बहुत ज़्यादा एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व होते हैं। तो जो सेल के साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व होंगे तो वो तो पूरे सेल के अंदर जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं अदर आर बाउंड टू सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के, कुछ जो है वो सेल की ऑर्गेनेल्स के साथ बाउंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल है कि क्लोरोप्लास्ट है जो कि प्लांट के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेली है, कि इसके अंदर एंजाइम होते हैं जिन्होंने फोटोसेंसिस परफॉर्म करनी होती है और फोटोसेंसिस के रिजल्ट पर जो प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज या एनर्जी की फार्मेशन होती है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो इसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं जिन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना होता है। राइबोसोम्स हैं तो इनके अंदर इस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने प्रोटीन्स की सेंसिस करनी होती है, तैयारी करनी होती है। तो ये है कि एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, मतलब पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में भी डिस्पर्स फॉर्म में होते हैं। दूसरा, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनेल्स के साथ बाउंड होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम है, इनके अंदर एंजाइम है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसेंसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, राइबोसोम्स में जो है वो प्रोटीन सेंसिस करते हैं। तो ये एंजाइम जो चैप्टर नंबर 3 था ये इसका इंट्रोडक्शन था और इसके एंजाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी। होप सो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।